Hello students, hope all of you are doing great and myself Vikas Gupta, your mathematics mentor, and today we are here for lecture number 1 of permutation and combination. Actually ये मेरा one of the favorite topic है in mathematics and इसमें काफी interesting concepts है. तो इसे भी हम लोग approximately 5 to 6 lectures में cover कर लेंगे ताकि आपका पूरा NCERT का questions करके हो जाए, practice करके एक बार. ठीक है, तो start करते हैं आज के लिए. बिफोर वी स्टार्ट कुछ हम लोग जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो हम लोगों को यूज करने हैं हम लोग उसके बारे में मतलब पहले एक बार डिस्कशन कर लेते हैं. बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग ने एक चीज काफी यूज करी थी विच इज नथिंग बट एनसीआर एंड इसको हम लोग बोलते हैं इट इज यूज फॉर सिलेक्शन. हम लोग लिख रहे थे 5C3 5C4. उसका जो एक्चुअल मतलब होता है कि अगर मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से मुझे 4 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है तो मैं कितने तरीके से उसका सिलेक्शन कर सकता हूँ. तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एनसीआर ऑपरेटर. दूसरी जो चीज हम लोग को डिस्कस करनी है वो होता है अरेंजमेंट. अरेंजमेंट के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो है एनपीआर ऑपरेटर विच इज नथिंग बट पी स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन. एनसीआर का फॉर्मूला आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है, वो होता है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल और ये होता है आर फैक्टोरियल. एनपीआर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन फैक्टोरियल एंड एन माइनस आर का फैक्टोरियल. ये अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं. अगर समझिए मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी एंड सी. अगर आपसे कोई पूछे कि इन 3 ऑब्जेक्ट्स में से आपको 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो आप कितने तरीके से सिलेक्ट करेंगे. तो आप ऐसे मैन्युअली बोल सकते हैं कि मैं एक बार ए बी सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं एक बार बी सी सिलेक्ट करूंगा एंड एक बार मैं ए सी सिलेक्ट करूंगा. तो मैं इसका जो सिलेक्शन है वो 3 तरीके से कर सकता हूँ. अगर मैं ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करता तो ये क्या होता, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 3 थे और मुझे उसमें से 2 का सिलेक्शन करना था. तो इधर 3C2 आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये होगा 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल विच इज इक्विवेलेंट टू 3. तो हमारा जो आंसर था वो हमें डायरेक्टली यहाँ से ही मिल गया है. ठीक है. दूसरी चीज रहती है अरेंजमेंट. सेम चीज है लेकिन उसने बोला है कि अब तीन ऑब्जेक्ट्स आपके पास हैं. अब 3 में से मुझे 2 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करना है तो मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ. अरेंजमेंट मतलब क्या होगा, अभी ये 3 ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी. तो हम लोग ने देखा ए बी हो सकता है, बी सी हो सकता है एंड ए सी हो सकता है. सिमिलरली लेकिन बी सी, इस ए बी को हम लोग ऐसे अगर बी ए करके लिख दे तो ये एक अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गया. बी सी को हम सी बी लिखेंगे तो अलग ऑब्जेक्ट एंड ए सी को हम सी ए लिखेंगे तो ये अलग ऑब्जेक्ट. तो आप देखेंगे तो 3 + 3 टोटल जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 6 विच इज नथिंग बट एनपीआर. तो अगर मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है, 3 में से मुझे 2 का अरेंजमेंट करना है तो हम बोलेंगे 3 फैक्टोरियल एंड 3 - 2 फैक्टोरियल इज 1 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल का आंसर हो गया 6. अच्छा, कुछ रिलेशन है क्या एनसीआर एंड एनपीआर के बीच में. तो आप देखिए इधर पे एनसीआर है, इसका जो फॉर्मूला है वो एन फैक्टोरियल है, एन माइनस आर फैक्टोरियल है एंड आर फैक्टोरियल है. ये जो वाला जो पार्ट है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये हमारा एक्चुअल में एनपीआर है एंड इधर हो गया, ये डिनोमिनेटर में आएगा. एक मिनट, ये इधर था आर फैक्टोरियल और इसको इधर ये हमारा एनपीआर हो गया और इसके डिनोमिनेटर में हमारा आ रहा है आर फैक्टोरियल और इधर हो गया एनसीआर. तो आप फॉर्मुलेट करेंगे तो एन पी आर का जो वैल्यू होगा वो होगा एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल. इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ. तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछे अरेंजमेंट के बारे में तो हम लोग सबसे पहला जो काम करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहले उसमें से कितने का अरेंजमेंट करना है वो तो बात की बात है, पहले हम लोग उसमें से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन. एंड आफ्टर सिलेक्शन हम लोग उसके अंदर शफलिंग कर देंगे. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. सेम एग्जांपल है ए बी सी, हमारे पास 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स थे. ठीक है. उसने बोला 3 में से 2 का मेरे पास अरेंजमेंट कितना पॉसिबल है आप वो बताओ. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 में से 2 को सिलेक्ट कर लेंगे. ठीक है. जैसे हम लोग ने 3 में से 2 को सिलेक्ट किया तो ए बी आ गया, बी सी आ गया एंड ए सी आ गया. अब अरेंजमेंट कैसे होता है, ए बी को मैंने उल्टा कर दिया था, बी सी को मैंने उल्टा कर दिया था एंड ए सी को मैंने उल्टा कर दिया. तो 2 ऑब्जेक्ट थे, इस वजह से हम लोग ने उसको 2 फैक्टोरियल बेस से शफल किया था. तो आप देखेंगे तो ये 3 × 2 विच इज अगेन 6. तो दोनों का आंसर फिर से सेम आ गया. ठीक है. एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल वेज. तो अगर मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट है एंड 3 ऑब्जेक्ट का मुझे अरेंजमेंट पता करना होता तो हम लोग उसको n फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल वे से डायरेक्टली हम लोग उसको शफल अप कर सकते थे. जैसे कि अगर ये एग्जांपल 3 ऑब्जेक्ट है और तीनों का अरेंजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए ए बी सी एक ऑब्जेक्ट हो गया, ए सी बी दूसरा. ठीक है.
फिर मेरे पास जो होगा दूसरा होगा बी ए सी एक हो जाएगा, बी सी एक दूसरा हो गया, फिर आएगा सी ए बी एंड लास्ट होगा सी बी ए। तो टोटल हम लोग उसको सिर्फ 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं एंड इट इज द सेम स्टेटमेंट। अगर क्या हो कि मेरा ऑब्जेक्ट जो हो वो डिस्टिंक्ट ना हो, मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर ही रिपीटिशन अलाउड हो, फॉर एग्जाम्पल इधर ए बी सी था, इस ए बी सी के जगह ए सी हो, तो हम लोग इसको अगर अरेंज करेंगे तो क्या होगा, एक आएगा ए सी, दूसरा आएगा ए सी ए एंड तीसरा होगा सी ए। इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये हमारा लास्ट इतना ही हम लोग कर सकते थे। तो हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले तो हम लोग सोचेंगे कि सारे ऑब्जेक्ट है ना हमारे डिस्टिंक्ट है, तो 3 ऑब्जेक्ट है, तो 3 ऑब्जेक्ट्स को हम लोग अगर शफल करेंगे तो इधर पे कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल, दैट इज 6। लेकिन हमारा ऑप्शन तो 3 ही है ना, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 3 है, तो इस वजह से हमें इसको 2 फैक्टोरियल वेज से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इधर पर ए जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा था, तो अगर डिस्टिंक्ट होते तो 3 फैक्टोरियल, लेकिन बाद में हम लोगों ने देखा अच्छा ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ए 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो उसको हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा कि ए कितने बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से, 3 बार रिपीट होता तो 3 फैक्टोरियल वेज से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट हम लोग ने लिखा है, ये जो स्टेटमेंट है वो हो गया हमारा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए। लेकिन अगर मेरे पास एन ऑब्जेक्ट्स में से मेरे पास सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, आर मेरे सेम ऑब्जेक्ट है, आर जो ऑब्जेक्ट्स है वो मेरे सेम है, मतलब लाइक ऑब्जेक्ट्स है, तो हमारा जो उसका अरेंजमेंट होगा वो हो जाएगा एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल। ठीक है, चलो, ये हमारा बेसिक्स था। हम लोग को इतना मतलब याद रखना है कि अगर मेरे पास एन ऑब्जेक्ट है तो उसको एन फैक्टोरियल वेज से अरेंज करेंगे। कभी भी अरेंजमेंट के लिए पहले सिलेक्शन करना है, फिर उसके बाद शफलिंग करनी है। एंड अगर मेरे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब उसके अंदर कुछ लाइक ऑब्जेक्ट है, तो अगर उसका अरेंजमेंट करना है तो वो होगा एन अपॉन आर फैक्टोरियल। अगर दो ऑब्जेक्ट दो दो बार रिपीट हो रहे तो समझो एक हो गया ऑब्जेक्ट R1, दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट R2, और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है n। तो उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एन फैक्टोरियल, R1 का फैक्टोरियल, R2 का फैक्टोरियल, ऐसे करते करते ये चलेगा। जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। सम नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, अभी इसका एक्चुअल सोल्यूशन देखा जाए। In a class, there are 27 boys and 14 girls. The teacher want to select one boy and one girl to represent the class for a function. In how many ways the teacher can make the selection? अच्छा, 27 बॉयज में से उसको एक बॉय सिलेक्ट करना होगा एंड 14 गर्ल्स में से एक गर्ल। तो 27 एंड 14 इसको आप सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो इस वजह से जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 हैविंग 7 इन द यूनिट प्लेस। 99 एंड 1000 के बीच में अगर मैं नंबर्स की बात करूँ तो सारे 3 डिजिट नंबर्स हो गए, एंड 3 डिजिट नंबर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने हो सकता है वो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंसिडर करूँ 1 2 3, हम लोग इसको बोलते हैं मेथड ऑफ वेकेंट स्पेसेस। जितने भी हम लोग को जैसे 3 डिजिट है तो हम लोग ने 3 वेकेंट स्पेसेस बनाए, और इसके अंदर हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे। जैसे अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। यूनिट डिजिट में हमेशा 7 फिक्स होना चाहिए, तो हम लोग ने इधर पे 7 को फिक्स कर दिया। ठीक है, ये वाला जो मैं स्क्वायर ब्रैकेट दिखा रहा हूँ मतलब इसको मैंने ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है, तो ये हो गया फिक्स्ड। अभी जो मेरे पास डिजिट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, और ऐसे करते करते ये 9 होगा। टोटल हमारे पास 10 नंबर ऑफ डिजिट्स होता है। टोटल हमारे पास डिजिट्स का काउंट 10 है। अगर मैंने 7 को ऑलरेडी फिल कर दिया है तो मेरे पास अगर मैं फर्स्ट जगह को फिल करना चाह रहा हूँ तो मैं 10 के 10 यूज कर सकता था। लेकिन अगर मैंने 0 यूज किया फर्स्ट जगह पर, अगर मैंने पहले जगह पर 0 यूज कर लिया तो क्या होगा, वो जो मेरा नंबर होगा वो 2 डिजिट हो जाएगा, और हम लोगों को 3 डिजिट चाहिए। तो मेरे पास 10 में से सिर्फ 9 ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि मैंने इधर पे 0 को एक्सक्लूड किया है। ठीक है, एंड सेकेंड जगह पर मैं तो यूज कर सकता हूँ ना 0, तो इधर पे मेरे पास 10 ऑप्शन है। तो इसको फिल करने के लिए हमारे पास 90 वेज है, तो पहले वाले क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 90 वेज। ये हमारा फर्स्ट का सोल्यूशन हुआ। सेकंड, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 99 एंड 1000 हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज 7। अच्छा, उसको बोल रहा है कि कोई तो एक डिजिट 7 हो सकता है। एटलीस्ट मतलब हुआ कि अगर मेरे पास 3 डिजिट है तो या तो एक डिजिट हो जाए 7, या तो 2 डिजिट होंगे तो भी चलेगा, एंड 3 डिजिट हुए तो भी चल जाएगा। केस 1 हम लोग कंसिडर करते हैं। केस 1, 1 डिजिट
इज 7। अगर मैं 1 डिजिट 7 ले रहा हूं तो 1 2 3। अब वो 1 डिजिट क्या हो सकता है, वो चाहे तो यूनिट प्लेस पे हो जाए, टेंस प्लेस पे हो जाए, या तो 100 प्लेस पे हो जाए। जैसे अगर मैं बोलता हूँ वो यूनिट प्लेस पे हो, तो यूनिट प्लेस पे मैंने 7 को फिक्स कर दिया है। ठीक है। अगर मेरे को अभी ये 100 प्लेस फिल करना है तो आप बोलोगे कि सर हम लोग जीरो को कंसीडर तो नहीं कर सकते, तो वापस से मेरे पास 9 ऑप्शन है। लेकिन उस 9 ऑप्शन में 7 भी तो एक ऑप्शन है, जो कि मैंने 7 ऑलरेडी यूज किया। क्यों? क्योंकि मुझे 7 को सिर्फ एक बार यूज करना है। तो 9 में से एक और कम हो गया, तो पहले जगह को फिल करने के लिए मेरे पास सिर्फ 8 ऑप्शन है। ठीक है। सेकेंड जगह पर अभी भी मेरे पास 10 ऑप्शन है। 10 में से लेकिन मैं 7 नहीं यूज कर सकता, क्योंकि मैंने 7 ऑलरेडी यूज कर लिया है। तो सेकंड जगह को फिल करने के लिए मेरे पास 9 ऑप्शन है। तो ये हो गया 8 9 72। ये तो ऐसा था ना। हो सकता है ना कि अच्छा इसको ए ले लेते हैं, इसको भी। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मेरा 7 है मैं उसको बोलूँ कि वो मिडल टर्म है, बीच वाले डिजिट में था। तो अगर अब मैंने उसको बीच वाले पोजीशन पे फिक्स किया, ठीक है, तो अभी भी मैं अपने 100 प्लेस को 8 तरीके से फिल करूंगा। एंड जो मेरा यूनिट प्लेस होगा अभी भी मैं उसको 9 तरीके से फिल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पर सिर्फ 7 एक्सक्लूड करना है, एंड 100 प्लेस पर मुझे 0 एंड 7 दोनों एक्सक्लूड करना है। तो ये वापस से हो गया 72। तीसरा केस ऐसे होगा कि मैं बोलूँ कि मेरा जो 7 है वो 100 प्लेस पर है। अगर ये मेरा 100 प्लेस पर हो गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सेकेंड जगह पर में तो 9 में से 9 कोई भी डिजिट आ सकता है। तो ये हो गया 9, एंड इधर पर भी हो गया 9, तो ये हो जाएगा हमारा 81। ये केस कब का था कि मेरे पास सिर्फ एक डिजिट है 7 का। केस 2 क्या ले सकते हैं हम लोग, एटलीस्ट 1 बोला था ना। तो 1 से 7 से कितने नंबर्स बन सकते हैं हम लोग ने इधर देख लिया। 2 डिजिट्स आर 7। 2 डिजिट्स आर 7। तो 2 डिजिट्स अगर 7 है तो आप देखिए ऐसे हो सकता है कि मेरे पास यहाँ पर 7 हो जाए, यहाँ पर 7 हो जाए। तो मैंने इन दोनों को फिक्स किया हुआ है। तो अगर ये दोनों 7 फिक्स है तो इधर पर देखिए जीरो नहीं आ सकता। ठीक है, इधर जीरो नहीं आ सकता। एंड इधर 7 भी तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि अगर मैंने इधर पे 7 फिल किया तो मेरे पास 3 7 हो जाएंगे। लेकिन हम लोग ने केस क्या लिया कि 2 डिजिट्स आर 7। तो इसे मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ? 8। आप ऐसे बोल सकते हैं नेक्स्ट में कि मेरा 7 यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए। अगर इन दोनों में मैंने 7 को फिक्स कर दिया तो अब मुझे जो डिजिट फिल करना है, मेरे पास 9 ऑप्शंस अवेलेबल है, तो मैं इधर पे यूज कर सकता हूँ। इसमें हम लोग 8 तरीके से वो नंबर बना सकते हैं, इसमें हो जाएगा 9 तरीके से। एंड एक लास्ट केस ऐसे हो सकता है कि मेरे 7 इधर और इधर वाले पोजीशन पे हो। तो हम लोग ने 100 प्लेस और यूनिट प्लेस में 7 को फिक्स करके रखा है। तो यहाँ पर भी अगर मुझे ऑब्जेक्ट कंसीडर करना है तो बीच वाले डिजिट को मैं 9 तरीके से फिल कर सकता हूँ। मैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड 8 9 तक फिल कर सकता हूँ इसको। तो इसके जो करेक्ट ऑप्शन होंगे हमारे पास हो गए 9। ठीक है। एक लास्ट केस, केस 3 हो जाए कि हमारे ऑल डिजिट्स आर 7। तो ऑल डिजिट्स 7 है। तो हम लोग इधर पे अगर फिल करेंगे तो हमारा इधर भी 7 हो गया, इधर भी 7 हो गया, इधर भी 7 हो गया। तो ये हम लोग ने सारे डिजिट्स को फिक्स कर दिया। तो ये तो एक ही नंबर बनेगा ना, 7 7 7। और कुछ बनेगा क्या? नहीं। ठीक है। तो अगर हम टोटल केसेस काउंट करें, टोटल केसेस, तो आप टोटल केसेस देखेंगे कि मेरा 72 टू टाइम्स रिपीट हो रहा है। फिर मेरा 9 टू टाइम्स रिपीट हो रहा है। फिर यहाँ पर एक 8 है और एक यहाँ पर एक 1 है, तो एक और 9 आ गया। एंड लास्टली मेरा एक 81 है यहाँ पर। तो आप देखिए इसे 72 मेरा 2 टाइम्स हो गया, 9 मेरा 18 प्लस 9, ये 9 मेरा 3 टाइम्स हो गया, और ये 81 आया। इसको सॉल्व करेंगे तो 144 27 एंड 81। इसको सॉल्व करते हैं हमारा, तो ये हो गया 8 8 4 12। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसका, एंड ये अप्रोक्सीमेटली 252। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन सी है। पहले वाले केस के 90 वेज एंड सेकंड वाले केस के 252 वेज। थर्ड क्वेश्चन, in how many ways can this diagram be colored subject to the following condition? Each of the smaller triangle is to be painted with one of the three colors, red, blue और green. अगर मैं केस 1 कंसिडर करूं
केस 1 में जो मेरे पास एक ऐसा ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, एक और ट्राइंगल लेते हैं। अच्छा ये नहीं, ये सही नहीं है, इधर पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरे पास एक अंदर एक छोटा ट्राइंगल आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो ये जो ट्राइंगल है, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी कलर्ड, मेरे पास जो कलर के ऑप्शन है वो है रेड, ब्लू एंड ग्रीन। केस 1 में हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर मैं फिल करना चाहूँ तो मेरे पास 4 छोटे ट्राइंगल्स बन रहे हैं, इसमें से कोई भी एक कलर चल जाएगा, इसमें भी कोई भी तीनों में से मैं एक फिल कर सकता हूँ ना। सेम गोज फॉर दिस कि मैं कोई भी तीन में से एक कलर यहाँ पर भी फिल कर दूं, एंड लास्टली मिडल में भी मैं कोई भी तीन में से एक फिल कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे पास 4 ट्राइंगल फिल करने के लिए थे, चारों में मैं आइदर ऑफ वन कैन बी फिल्ड विथ एनी ऑफ द कलर, तो ये हो जाएगा 3 raised to 4। तो इसका आंसर आएगा 80 वेज। तो इस ट्राइंगल को हम कितने तरीके से फिल कर सकते थे, 81 वेज। केस 2, केस 2 बोल रहा है नो टू एडजेसेंट रीजन्स शुड हैव द सेम कलर। अच्छा, नो टू एडजेसेंट रीजन शुड हैव द सेम कलर। अगर मैंने इधर पर समझिए रेड कर दिया, ठीक है, तो बोल रहा है कि यहाँ पर रेड नहीं हो सकता, यहाँ पर रेड नहीं हो सकता, यहाँ पर रेड नहीं हो सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर मैंने इधर रेड कर दिया तो हम लोग बोलेंगे चलो इधर पे मैं ग्रीन कर देता हूँ, अगर मैंने इधर ग्रीन कर दिया मैं बोलूंगा यहाँ पर ब्लू कर देता हूँ, ऐसे। तो अभी हम लोग इसको किस तरीके से कर सकते हैं, आप इधर ऑब्जर्व करेंगे तो इधर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन है वो मिडल वाला ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा ट्राइंगल है जो सबके मिडल में है, सबके एडजेसेंट है। अगर ये मिडल ट्राइंगल लूंगा तो वो इसके भी एडजेसेंट में है, इसके भी एडजेसेंट में है, एंड इसके भी एडजेसेंट में है, ठीक है। तो अगर मैं डिसाइड कर लूं कि मेरे को मिडल में कौन सा कलर फिल करना है, तो मैं अपने बाकी के ट्राइंगल्स को उसके हिसाब से फिलअप कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैंने यहाँ पर रेड सिलेक्ट कर लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ब्लू ग्रीन कर सकता हूँ, यहाँ पर ब्लू ग्रीन कर सकता हूँ, एंड यहाँ पर ब्लू ग्रीन और कर सकता हूँ। अगर मैंने मिडल में ब्लू कर दिया तो मैं यहाँ पर रेड ग्रीन, सिमिलरली यहाँ पर रेड ग्रीन एंड यहाँ पर रेड ग्रीन। तो इधर जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो मिडल ट्राइंगल है। तो मिडल ट्राइंगल को मैं तीन में से कोई भी एक कलर से फिल कर सकता हूँ ना। मेरा मन किया तो मैं रेड भी डाल सकता हूँ, या तो ब्लू या तो ग्रीन। लेकिन अगर मैंने यहाँ रेड डाला तो बाकी तीन जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स है उसमें मैं ब्लू और ग्रीन ही सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो बाकी के लिए, ऊपर वाले के लिए मुझे ब्लू और ग्रीन में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये वाले के लिए भी मुझे ब्लू और ग्रीन में से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, एंड इस वाले के लिए भी मुझे ब्लू एंड ग्रीन में से एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3 into 8 विच इज नथिंग बट 24 वेज। नेक्स्ट सम, देर आर 4 bus routes between A and B एंड 3 bus routes between B and C। चलो हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये एक A हो गया, इधर हो गया B, एंड इधर से है C। ए से बी जाने के लिए 4 रूट्स है, तो एक रूट, दो रूट, ये तीसरा रूट एंड ये चौथा रूट। ए से बी जाने के लिए मेरे पास 4 रूट्स अवेलेबल है। सिमिलरली बी से सी जाने के लिए मेरे पास 3 रूट्स अवेलेबल है, तो ये दूसरा रूट और ये तीसरा रूट और ये पहला रूट था। तो एक रूट ये, एक रूट ये, एक रूट ये, ठीक है। देर आर 4 bus routes between A and B and 3 bus routes between B and C. A man can travel round a trip in number of ways by bus from A to C via B. If he does not want to use a bus route more than once, in how many ways he can make a round trip? राउंड ट्रिप का मतलब वो पहले ए से सी जाए एंड देन सी से ए वापस आए, इसको हम लोग राउंड ट्रिप बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है कि ए से सी जाना, तो पहले ए से बी जाएगा वो, एंड देन बी से सी जाएगा। तो ए से बी जाएगा एंड फिर वो बी से सी जाएगा, एंड राउंड ट्रिप में वो वापस से एंड सी से बी जाकर फिर वो वापस से बी से ए आएगा, ऐसे कुछ होगा। ये ओवरऑल प्रोसीजर होगा, पहले वो ए से बी जाएगा एंड देन वो बी से सी, एंड फिर रिटर्न आने के टाइम सी से बी आएगा एंड फिर बी से ए। ए से बी जाने के लिए 4 तरीके हैं एंड बी से सी जाने के लिए 3 तरीके हैं। रिटर्न आते वक्त ये कंडीशन है कि जिस रास्ते से वो गया था वो उस रास्ते से वापस नहीं आएगा। अगर मैं इधर पे बोलूं कि वो जाने के टाइम उसने ए से बी वाला रास्ता यूज किया था, ए से बी जाने के लिए उसने पहला वाला रास्ता यूज किया, एंड बी से सी जाने के लिए भी उसने पहला वाला रास्ता यूज किया, तो रिटर्न आते वक्त वो ये रूट नहीं लेगा एंड ये रूट भी नहीं लेगा। तो देखो, सी से अगर उसे बी जाना तो उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस अवेलेबल है अब।
तो सी से बी आने के लिए 2 ऑप्शन अवेलेबल है, एंड अगर उसे बी से ए जाना है तो अब उसके पास सिर्फ 3 ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हो गया 9, 4 जा 36, 2 जा 72। तो उसके पास जो करेक्ट ऑप्शन है, कितने तरीके से वो राउंड ट्रिप कर सकता है, वो 72 वे से राउंड ट्रिप कर सकता है। ये क्वेश्चन है। In an examination, there are 3 multiple choice questions and each question has 4 choices. Number of ways in which a student can fail to get all the answers correct. अच्छा, एग्जामिनेशन है, उसके पास 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। ठीक है, और हर क्वेश्चन के 4 आंसर्स है। तो अगर उसको पहला क्वेश्चन आंसर करना है तो वो क्या होगा, 4 में से किसी एक ऑप्शन को चूज करेगा। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन आंसर के लिए भी 4 में से कोई एक ऑप्शन चूज करेगा वो, एंड थर्ड के लिए भी 4 में से किसी एक ऑप्शन को वो चूज करेगा। ठीक है, तो ऐसे वो कितने तरीके से आंसर कर सकता है क्वेश्चन को, 4 into 4 into 4 विच इज नथिंग बट 64 वेज। एंड क्वेश्चन में पूछा है कैन फेल टू गेट ऑल द आंसर्स करेक्ट। ठीक है, अब एक ही ऐसा पैटर्न हो सकता है ना जिसमें वो सारे गलत आंसर दे दे। ठीक है, एक ही ऐसा पैटर्न होगा ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 क्वेश्चन है, पहले वाले का ऑप्शन है ABCD, सेकंड वाले का ऑप्शन है ABCD, एंड थर्ड वाले का ऑप्शन है ABCD। अगर मैं बोलूं कि मेरा जो फर्स्ट वाला है उसका करेक्ट ऑप्शन है A, सेकंड वाले का करेक्ट ऑप्शन है C, एंड थर्ड वाले का करेक्ट ऑप्शन है B, तो एक ही ऐसा तरीका है जिसमें वो तीनों को करेक्ट आंसर दे सकता है, मतलब एक ही यूनिक सोल्यूशन है तीनों का, कि पहले वाले का A है, दूसरे वाले का C है, तीसरे वाले का B है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया रहेगा। अब इसमें कैसे हो सकता है आप समझिए, अगर उसने क्या किया, पहले वाले में ए ऑप्शन करेक्ट कर दिया उसने, सेकंड वाले में सी कर दिया, लेकिन थर्ड वाले में उसने आइदर ए सिलेक्ट कर लिया, तो अभी भी उसके तीनों करेक्ट नहीं हुए। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है उसने सेकंड वाले का सी रख दिया, थर्ड वाले का बी रख दिया, लेकिन फर्स्ट वाले में उसने बी चूज कर लिया, तभी भी उसके सारे करेक्ट नहीं हुए ना। अगर उसको सारे करेक्ट करने हैं तो वो तो एक ही तरीका है ना, कि वो पहले में ए सिलेक्ट करे, दूसरे में सी, एंड थर्ड में बी। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उसके सारे करेक्ट नहीं होने चाहिए, तो मतलब टोटल वेस में से जो करेक्ट वे है उसे एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो 63 ऐसे वेस है जिसमें उसके सारे करेक्ट आंसर्स नहीं हो सकते। करेक्ट, तो ये वाला हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ 4 letter words with or without meaning which can be formed out from the letters of the word rose where the repetition of letters are not allowed। तो इधर पे हमारे पास रोज करके दिया हुआ है। ठीक है, अगर मुझे 4 letter वर्ड्स बनाने हैं, 4 letter वर्ड्स, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो आइदर 4 में से मैं कोई भी एक ले लूँ। सेकंड, अगर मुझे फिल करना है तो इधर देखेंगे आप, बचे हुए 3 में से एक, इधर पर 2 में से एक, एंड इधर 1 में से एक, तो ये हो जाएगा 4 3 2 1 विच इज नथिंग बट 24 वेज। और आप देख सकते थे कि ये मेरे 4 ऑब्जेक्ट्स है जो चारों के चारों डिस्टिंक्ट है, और अगर मुझे इसका अरेंजमेंट निकालना है तो वो डायरेक्टली 4 फैक्टोरियल से हो जाता, जो हम लोग ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो इसका आंसर डायरेक्टली हम 24 वेज लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन 4 flags of different colors, how many different signals can be generated if the signal requires the use of 2 flags one below the other। अच्छा, मेरे पास 4 फ्लैग्स हैं। ठीक है, एंड मुझे कितने सिग्नल्स जनरेट कर सकता हूँ कि अगर मुझे एक सिग्नल बनाने के लिए 2 कलर्स चाहिए। देखो, अगर मेरे पास 2 फ्लैग्स है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो पहले बनाने के लिए मैं 4 में से कोई तो एक सिलेक्ट करूंगा कलर। ठीक है, एंड दूसरा जो मेरे को जगह फिल करना है उसमें से जो बचे 3 है उसमें से कोई मैं एक सिलेक्ट करूंगा, तो ये हो जाएगा 4 into 3 विच इज नथिंग बट 12 वेज। तो मैं फ्लैग को कितने तरीके से अपना सिग्नल बना सकता हूँ, 12 वेज से। हाउ मेनी 2 digit इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। अगर मुझे इवन नंबर्स बनाने हैं तो इवन नंबर्स की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि यूनिट डिजिट पे हमेशा 2 के मल्टीपल्स होने चाहिए, या तो 2 हो जाए, या तो 4 हो जाए, या तो 6 8 या तो 0। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे जैसे मेरे पास हाउ मेनी 2 digit इवन नंबर्स चाहिए ना उन्हें, 2 digit इवन नंबर्स। तो इधर पर हम लोग केस 1 क्या ले सकते हैं कि मैंने इधर पे मेरे पास 2 ही यूनिट इवन नंबर्स हैं, 2 है एंड एक 4 है, तो मैंने यहाँ पर 2 को फिल कर दिया है, मतलब 2 को मैंने क्या किया है, फिक्स कर दिया है। अगर मैंने 2 को यहाँ पर फिक्स कर दिया है तो
इधर पे मैं 5 में से इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, अच्छा रिपीटेशन अलाउड है, तो इधर पे मैं 5 में से कोई भी एक डिजिट को फिल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 2 को इधर ऑलरेडी फिक्स किया है एंड रिपीटेशन अलाउड है, तो इधर पे मैं 5 डिजिट बना सकता हूँ। दूसरा केस ऐसे हो सकता था कि जो मेरे पास नंबर्स बनने वाले हैं, मैं यहाँ पर 4 को फिक्स कर दूं। क्यों? क्योंकि अगर 4 भी मेरा यूनिट डिजिट पे होगा तभी भी वो मुझे इवन नंबर ही देगा एंड अभी भी रिपीटेशन अलाउड है, तो इधर पर मैं वापस से 5C1 बेस में इसको फिल कर सकता हूँ। तो वापस से मेरे पास ऑप्शन कितना आ गया? 5। अगर आप इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास 10 तरीके से हम इसको फिल कर सकते हैं। ये था हमारा मेथड 1। मेथड 2 क्या होगा? मेथड 2 हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि अच्छा मेरे पास 2 डिजिट हमको बनाना है, 2 डिजिट का नंबर, और कंडीशन ये है कि वो इवन होना चाहिए। तो इवन होने के लिए आइदर 2 और 4 में से कोई यूनिट डिजिट पे होना चाहिए। तो दो में से कोई तो एक होगा, या तो वो 2 होगा या तो 4। दो में से मुझे कोई तो एक सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। एंड रिपीटिशन अलाउड है, तो बाकी 5 में से कोई भी इधर हो जाए टेंस प्लेस पे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरा जो इवन नंबर रहेगा वो ये डिसाइड करने वाला है। तो अभी भी जो मेरा करेक्ट ऑप्शन है वो हो गया 5 into 2 विच इज नथिंग बट 10। होप सो समझा रहेगा ये आपको। चलो इसके लिए ट्राई करते हैं अभी। Find the number of different signals that can be generated by using at least 2 flags in order, one below the other, on a vertical staff if 5 different flags are available. इधर उसने बोला है at least 2 flags, मतलब 2 होगा तो चलेगा, लेकिन 2 से ज्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो केस 1 हम लोग ले लेंगे ऐसे कि हम लोगों ने 2 फ्लैग्स को यूज किया है। 2 फ्लैग्स को यूज किया है, देखो आप इधर पे मेरे पास 5 डिफरेंट फ्लैग्स अवेलेबल थे, तो 5 में से एक मैं पहले यूज कर लूँ एंड मैंने इसको यूज कर लिया, तो नेक्स्ट जगह फिल करने के लिए मेरे पास 4 ही ऑप्शन है। तो पहले केस में मैं कितना बना सकता हूँ? 20। ठीक है, केस 2 मैं 3 फ्लैग से भी तो अपना सिग्नल बना सकता हूँ ना। तो 3 फ्लैग से अगर मैंने बनाया तो मैं क्या करूंगा? 5, पहले जगह को फिल करने के लिए 5 वेज, सेकेंड जगह को फिल करने के लिए 4 वेज एंड थर्ड जगह को फिल करने के लिए 3। तो 5 4 जा 20, 3 जा 60 वेज। केस 3 क्या होगा हमारा? केस 3 होगा कि मैं 4 फ्लैग्स यूज कर लूँ अपने सिग्नल बनाने के लिए। ठीक है, तो पहले जगह को मैं 5 वेज से फिल कर सकता हूँ, इसको 4, इसको 3, इसको 2। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो गया इसमें, जो करेक्ट आंसर आएगा वो 120 वेज। फोर्थ केस होगा कि हम लोग है ना पांचों के पांचों फ्लैग्स को यूज कर ले और एक सिग्नल बना दे, मतलब ये हो गया 5 4 3 2 1, तो ये हो जाएगा वापस से हमारा 120 बेस। तो अगर मैं सारों को समअप कर दूं, सारों को अगर हम लोग समअप कर देंगे तो आप देखेंगे 120 प्लस 120 क्या आएगा? 120 प्लस 120 प्लस 60 प्लस 3, 60 प्लस 20, 120 120 60 एंड 20, तो ये हो गया 240 प्लस 60 प्लस 20, तो ये हो गया 300 एंड ये 20। तो हमारे पास 320 वेज हैं इसको सॉल्व करने के। तो हम लोग 320 वेज से हम लोग अपना सिग्नल जनरेट कर सकते थे। The number of 6-digit numbers that can be formed from the digit 1 2 3 4 5 6 7 so that the digit do not repeat and the terminal digits are even। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर करता हूँ मेरे पास 1 2 3, ये मेरे पास एक कोई तो नंबर है, तो टर्मिनल डिजिट में ये होगा और ये, तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग के जो डिजिट्स होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनल डिजिट्स। ठीक है, तो द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स, तो अभी हम लोग को क्या फाइंड करना है? 6 डिजिट्स नंबर, तो 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 डिजिट नंबर हम लोगों को कैसे फाइंड करना है? सच दैट द टर्मिनल डिजिट्स आर इवन। तो इधर इवन के लिए क्या है हमारे पास? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, या तो 6। तो स्टार्टिंग और एंडिंग में हम लोगों को इन तीनों में से कुछ चूज करना है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं। स्टार्टिंग डिजिट फिक्स हो गया और एंडिंग डिजिट फिक्स हो गया। तो इन दोनों को अगर मैंने फिक्स किया तो हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 इवन में से कोई तो 2 होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर 2 सिलेक्ट किया तो मैं इधर 4 सिलेक्ट कर सकता हूँ, ऐसे तो 3 में से कोई तो 2 होगा।
ठीक है। एंड बीच में तो कैसे भी हो सकता है, देखो मैंने 3 में से 2 ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए एंड मेरे पास टोटल यहाँ पर 7 डिजिट्स थे, तो 2 ऑलरेडी हो गए, तो बचे कितने, 5। तो ये वाले जगह को फिल करने के लिए 5 ऑप्शन है, इसको फिल करने के लिए 4, इसको फिल करने के लिए 3 एंड इसको फिल करने के लिए 2। ठीक है। एंड इधर से मैंने देखा था कि ये जो टर्मिनल डिजिट्स फिल किए हैं मैंने, उसको फिल करने के लिए 3C2 वेज थे। ठीक है। अच्छा, एक केस ऐसे होगा ना कि अगर मैंने इधर 2 रखा और इधर 4 रखा और बीच में मैंने ऐसे रख दिया 3 7 9, जो भी हमारे पास बीच के डिजिट्स है, मैंने स्टार्टिंग में 2 रखा था, एंडिंग में 4 रखा था। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, तो मैं स्टार्टिंग में 4 रख दूं एंड एंडिंग में 2 रख दूं, तो वो अलग नंबर बन जाएगा। तो ये जो 3C2 है उसको हम लोगों को शफल भी करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल वेज से। हम लोग ने स्टार्टिंग में देखा था कि हम लोग उसको शफलिंग करते हैं, पहले सिलेक्शन कर लिया, अब उसको अरेंजमेंट के लिए हम लोग शफल कर देंगे। तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 5 4 3 2 3C2 इंटू 2 फैक्टोरियल। आप इसको सॉल्व करिए। 5 4 3 2 1 5 4 3 2, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स। ठीक है, एक मिनट, इसको सॉल्व, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120 एंड इसको सॉल्व करने पे आएगा 6। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 720 वेज। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सम, द नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स whose all digits are odd। अच्छा, मैं कितने 6 डिजिट्स नंबर बना सकता हूँ कि सारे डिजिट्स ऑड हो जाए। हमारे पास एक्चुअल में 10 ही डिजिट्स हैं, 0 से लेके 9 तक। उसमें से 5 ऑड डिजिट्स है, 5 इवन है। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 एंड 9, ये सारे मेरे पास ऑड डिजिट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर बना तो 6 वेकेंट स्पेसेस। ठीक है। सारे डिजिट्स अगर मैं ऑड कंसिडर करूँ, इस केस में हम लोगों को रिपीटिशन अलाउड करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो सिर्फ मैं 5 डिजिट नंबर ही बना सकता हूँ इसमें। ठीक है, क्योंकि 5 डिजिट है तो मैक्सिमम हम लोग सिर्फ 5 नंबर ही बना सकते हैं। लेकिन इधर पे 6 डिजिट बनाने बोला है उसने, तो मतलब इधर रिपीटिशन अलाउड करना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो इधर पे क्या होगा कि हम लोग 5 में से कोई एक सिलेक्ट कर ले, जैसे 1 ले लिया मैंने। सेकंड में क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है तो मैं उसको रिपीट भी तो कर सकता हूँ ना फिर से, तो वापस से मेरे पास 5 ऑप्शन अवेलेबल है। सिमिलरली 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन एंड 5 ऑप्शन। तो आप देखेंगे ये जो मैंने 5 है ये 6 टाइम्स रिपीट किया, तो मेरे पास कितने तरीके से मैं बना सकता हूँ नंबर, 5 raised to 6 वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये फैक्टोरियल का है, थोड़ा सा बेसिक्स है तो हम लोग इसको कर लेंगे। 5 फैक्टोरियल को अगर इवेल्युएट करना है तो 5 4 3 2 1, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 120। 7 फैक्टोरियल को आपको इवेल्युएट करना है तो आप इसको 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू 6 इंटू 120 किया तो 720 हो गया। एंड आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 5040 आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है होगा ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट चीज जो है वो लिखा है 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। तो इस 7 फैक्टोरियल को हम लोग 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखेंगे डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। ये और ये एलिमिनेट हुआ तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 42। नेक्स्ट, इवैल्यूएट n factorial upon r factorial upon n minus r factorial when n equals to 5 r equals to 2। तो ये काफी सिंपल सा है, एनसीआर का एप्लीकेशन है। एनसीआर, ये फॉर्मूला जो है वो एनसीआर का है, जहां पर n का वैल्यू 5 है एंड r का वैल्यू 2 है। तो इसको लिखेंगे तो 5 फैक्टोरियल हो गया, 2 फैक्टोरियल हो गया, 3 फैक्टोरियल हो गया। इस 5 को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखा मैंने। ये 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये एलिमिनेट हुआ तो इसका आंसर आ जाएगा 10। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स का वैल्यू अगर हमें निकालना, ये लिखा है 1/8 फैक्टोरियल, 1/9 फैक्टोरियल, ये लिखा हुआ है x/10 का फैक्टोरियल। आप इसे ऐसे देखिए, ये 1/8 फैक्टोरियल हो गया, इस 9 फैक्टोरियल को मैं 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, और इसे मैं x/10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। सब में देखेंगे कि 8 फैक्टोरियल कॉमन है, तो अगर मैंने 8 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस 1/9, इधर पर होगा x/10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ये 8 फैक्टोरियल एलिमिनेट हो गया तो हमारे पास बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो 10/9 इक्वल टू x/10
10 इंटू 9, ये 9 एलिमिनेट हुआ तो x का वैल्यू हो गया 100। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle from origin in a Cartesian coordinate plane is to be carried out to point 4, 4 such that the moment of the point is either along x-axis or along y-axis. One such way is 0, 1, 0, 2. ठीक है, the number of ways is, ठीक है, देखते कुछ ज्योमेट्रिकल टूल है हमारे पास। ठीक है, नहीं है, इसको हम लोग नॉर्मल समझने के लिए ट्राई करते। कैसे होगा? मेरे पास एक एक्स एक्सिस है और मेरे पास एक वाई एक्सिस है, और इधर पर हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4। 1, 2, 3, 4, और ये वाला जो पॉइंट हो गया ये हो गया 0। सिमिलरली 1, 2, 3, एंड अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये हो गया 4। 4, 4 पर हमें पहुंचना है, तो यहाँ पर हो गया हमारा 4, 4। ये वाला जो पॉइंट हो गया ये हो गया 4, 4। ठीक है, अगर आप देखोगे, अगर मुझे 4, 4 पर पहुंचना है तो मुझे 4 बार एक्स पे मूव करना पड़ेगा एंड 4 बार मुझे वाई पर। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले 0 से लेके 1 तक गया, फिर मैं इधर पे ऐसे मूव किया मैंने, फिर मैं यहाँ से 2 तक गया, फिर मैंने यहाँ से यहाँ मूव किया, फिर मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर मैं यहाँ से यहाँ गया, फिर मैं फाइनली यहाँ से यहाँ गया एंड यहाँ से यहाँ गया। तो एक मेथड ये हो सकता है। तो इसमें आप देखो 1, 2, 3, 4 मैंने 4 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स लिए, 1, 2, 3, 4 मैंने 4 वर्टिकल स्टेप्स लिए। तो मुझे 0, 0 से अगर 4, 4 पर जाना है तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, पहले तो टोटल 8 स्टेप्स लेना पड़ेगा, जिसमें से जो 4 स्टेप्स होंगे वो होंगे हॉरिजॉन्टल, एंड जो अदर रिमेनिंग 4 होंगे वो क्या हो जाएंगे, वर्टिकल। ठीक है, तो अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मेरे पास 8 ऑब्जेक्ट है, तो 8 ऑब्जेक्ट्स को मैं अरेंज कर सकता हूँ 8 फैक्टोरियल वेज में, लेकिन उसमें से 4 ऑब्जेक्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब लाइक ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा 4 फैक्टोरियल वे से। एंड जो रिमेनिंग 4 ऑब्जेक्ट्स है वो 4 वर्टिकल ऑब्जेक्ट्स है, मतलब वो भी लाइक ऑब्जेक्ट्स है, तो उसको हमें वापस से इसे डिवाइड करना पड़ेगा 4 फैक्टोरियल से। इसको कैलकुलेट करेंगे, 8, 7, 6, 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 24। 6 1 जा, 6 4 जा, 4 1 जा, 4 2 जा, 7 5 जा 30, 32 जा 70। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 70 वेज। तो मैं 70 वेज से ओरिजिन से लेके 4, 4 तक जा सकता हूँ। The sum of all 4-digit numbers that can be formed using the digits 2, 4, 6, 8, repetition not allowed। इससे पहले ये करें हम लोग, है ना, एक जनरल फॉर्मूला ही डिराइव कर लेते हैं, तो हमारा जो काम है थोड़ा आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखो मेरे पास 1, 2, 3, ये मेरे पास 3-digit नंबर्स है, एंड मैं बोल रहा हूँ कि इसमें पहले तो हम लोग को पता करना पड़ेगा कितने पॉसिबल अरेंजमेंट्स है, एंड फिर उसको ऐड करना होगा ना। तो अगर इसके अरेंजमेंट्स देखने, तो पहला तो हो गया 1, 2, 3, दूसरा हो जाएगा 1, 3, 2, फिर होगा 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 1। तो मेरे पास 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे। अगर मैं इसे ऐड करूंगा तो आप देखिए, यूनिट प्लेस पे मतलब यूनिट प्लेस पे मेरे पास 3 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 2 बार रिपीट हो रहा है, एंड 1 मेरा 2 बार रिपीट हो रहा है। अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो क्या आ रहा है, 3 + 2 + 1। सिमिलरली अभी हम लोग देखेंगे टेंस प्लेस पे। टेंस प्लेस पे मेरे पास 2 2 बार रिपीट हो रहा है, इधर पे ऐसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो 2 है ये 2 बार रिपीट हो रहा है। सिमिलरली 3 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, एंड 1 भी मेरा 2 बार रिपीट हो रहा है। तो अगर इसको करेंगे तो 2 बार रिपीट हो रहा है क्या, 1 + 2 + 3, एंड फाइनली 100th प्लेस पर भी आप देखेंगे कि मेरा 1 2 बार हो रहा है रिपीट, 2 2 बार रिपीट हो रहा है, एंड 3 2 बार रिपीट हो रहा है। तो 2 बार रिपीट हो रहा है क्या, 1 + 2 + 3। ठीक है, अब अगर मैं कॉमन लूँ तो सब में 2 इंटू 1 + 2 + 3 कॉमन है, तो हमारे पास बचेगा 100 + 10 + 1। तो ये हो गया 2 टाइम्स 1 + 2 + 3 इंटू 1 1 1। ठीक है, अगर हमें इसे जनरलाइज करना है तो इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं 3 - 1 का फैक्टोरियल। ये हो गया 1 + 2 + 3, एंड ये आया 1 1 1 1। ठीक है, 1 1 1। ये तो मैंने 3 डिजिट के लिए किया था, तो अगर मेरे पास n डिजिट्स हैं तो मेरे को n डिजिट्स में कितने पहले पॉसिबल अरेंजमेंट होगा वो निकालना पड़ेगा, और ऐसा बाकी में बाद में सबका एडिशन, तो वो हो जाएगा n - 1 फैक्टोरियल
n डिजिट है मतलब 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करते करते n तक जाएगा। एंड 3 डिजिट तो 3 बार 1 हुआ था, तो n डिजिट होंगे तो 1 1 1, ये कब तक चलेगा? n टाइम्स। क्लियर हुआ? अच्छा, हम लोग ने इसे 3 - 1 फैक्टोरियल बेस क्यों लिया? आप लॉजिक समझो कि इधर पे जब मैं अरेंजमेंट लिख रहा था तो मैंने पहले 1 को फिक्स कर लिया था, फिर उसके बाद मैं इन दोनों में शफल कर रहा था, फिर मैंने 2 को फिक्स किया था, इन दोनों को शफल किया, एंड फिर फाइनली मैंने 3 को फिक्स किया और बाकी दोनों को मैंने शफल किया। तो 3 ऑब्जेक्ट अगर मैंने एक को फिक्स कर दिया तो 2 ही मेरे पास बचे, तो 2 फैक्टोरियल था, उसकी वजह से उसका आंसर 2 आया था। ठीक है, तो एक को फिक्स किया तो ये हो गया n - 1 का फैक्टोरियल। अब सेम लॉजिक से इसका सोल्यूशन हम लोग लिखते हैं। The sum of all 4-digit numbers that can be formed using the digits 2, 4, 6, 8, repetition of digits not allowed। तो 4 डिजिट्स है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? n - 1 का फैक्टोरियल, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इनटू 1 1 1 1। ये कितना, जितने डिजिट्स है मतलब n डिजिट्स है तो उतने बार आएगा। तो 4 - 1 इज नथिंग बट 3 फैक्टोरियल, सम ऑफ ऑल डिजिट्स में होगा 2 + 4 + 6 + 8, एंड 4 डिजिट्स है तो 4 बार 1, तो ये हो गया 6। ये 6 + 6 12, 12 + 8 20, और ये 1 1 1 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 12 इंटू 1 1 1 1 इंटू 10। इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट करते हैं 1 1 1 1 इंटू 12 है, तो ये हो गया 2 2 2 2 0 1 1 1 1, एंड ये हो गया 2 3 3 3 1। ठीक है, एंड इधर पे जो एक 10 था उसका फाइनली मैं एक 0 भी ऐड कर देता हूँ, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 133320, मतलब ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, काफी सिंपल सम है। 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, ये हो गया 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल आप कॉमन ले लो तो 7 इंटू 6 - 1। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 120, एंड इसका वैल्यू हो गया 41। ठीक है, 12 4 480, एंड 480 ये हो गया 4920। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन है। If 11 members of a committee sit around a round table so that the president and secretary always sit together, then the total number of arrangement is। अब इधर पे आ रहा है कॉन्सेप्ट राउंड टेबल का, उसके पहले थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, अगर मेरे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जो अभी तक हम लोग ने डिस्कस किया, तो स्ट्रेट लीनियर अरेंजमेंट में 4 ऑब्जेक्ट्स को हम लोग शफल अप करके अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल बेस में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग एंड एंडिंग फिक्स होती है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे यहाँ पर डिसाइड करना पड़ता कि स्टार्ट कहाँ से करूँ, तो मुझे एक ऑब्जेक्ट को पहले वहां पर फिक्स करना पड़ता, और अगर मैंने उसको फिक्स किया फिर मैं बाकी के 3 ऑब्जेक्ट्स को शफल करता। बराबर। अब जब राउंड टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, इधर मेरे पास 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट से समझ लेते हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन सर्कल में कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है ना। स्टार्टिंग में तो एवरी पॉइंट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में केस में क्या होता है कि सबसे पहले मुझे एक ऑब्जेक्ट को फिक्स करना पड़ता है ताकि मुझे स्टार्टिंग और एंडिंग पता चल सके। ठीक है, अब अगर मैंने इसको फिक्स कर दिया तो मैं सिर्फ अदर ऑब्जेक्ट्स को शफल अप कर सकता हूँ। तो अगर मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स है तो मैंने कितने को शफल किया? 4 ऑब्जेक्ट्स को। सिमिलरली अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स होंगे तो हम लोग किसको शफल करेंगे सर्कुलर परम्यूटेशन में? n - 1 ऑब्जेक्ट्स को। तो वो कितने तरीके से होगा? n - 1 फैक्टोरियल। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। इफ 11 मेंबर्स ऑफ अ कमिटी सिट अराउंड अ राउंड टेबल, ठीक है, सो दैट द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑलवेज सिट टुगेदर। अच्छा, प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑलवेज सिट टुगेदर। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम लोग इधर यूज करेंगे बंडल मेथड। बंडल मेथड क्या बोलता है कि अगर आप लोगों के पास कभी ऐसी कंडीशन आती है कि आपको 2 ऑब्जेक्ट को हमेशा साथ में रखना है, तो आप लोग क्या करो, एक बंडल बनाओ और दोनों ऑब्जेक्ट को उस साथ में रख दो, और उस जो बंडल को जो आपका बना है उसको एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक बंडल बनाया जिसमें मैंने प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी को साथ में रख दिया। ठीक है, अब ये मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो अभी देखोगे आप, 11 में से मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स एक ऑब्जेक्ट बन गए। अभी मेरे पास जो बचे हैं वो कितने होंगे? 2 इधर मैंने यूज कर लिए, मेरे पास बाकी 9 ऑब्जेक्ट्स और है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3
4 5 6 7 8, ये 9 एंड ये फाइनली। अभी देखो ये हो गया मेरे पास 9 और ये 10 और ये 11, तो टोटल अभी भी मेरे पास 11 ऑब्जेक्ट्स है। लेकिन ये बंडल को मैंने क्या कंसिडर कर लिया है, 1 ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये लीनियर अरेंजमेंट जैसा दिख रहा है। मैं सर्कुलर अरेंजमेंट में की बात करूंगा तो मुझे एक ऑब्जेक्ट को फिक्स करना पड़ेगा। तो इस 10 में से अगर मैंने एक को फिक्स कर दिया तो सर्कुलर परम्यूटेशन में मैं इसको 10 - 1 फैक्टोरियल वे से शफल अप कर सकता हूँ। ऑल्सो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एक बंडल में है ना, मैं उनको आपस में भी तो शफल अप कर सकता हूँ। तो ये हो गया 2 फैक्टोरियल। तो हम लोग ने क्या किया है, सबसे पहले जो हम लोग ने काम किया था वो था मेकिंग बंडल ऑफ प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी। ठीक है, अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स इन सर्कुलर परम्यूटेशन, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था वो डायरेक्टली n - 1 फैक्टोरियल था। और ये फाइनली हम लोग ने क्या किया है, शफलिंग ऑफ प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी। 5-digit numbers divisible by 3 is formed by using 0 1 3 4 6 7 without repetition. Total number of such numbers are। ठीक है, इधर पे मेरे पास जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं, 0 है, 1 है, 3 है, 4 है, 6 है एंड 7 है। ऐसे मेरे पास 6 डिजिट्स दिए हुए हैं। उसने क्वेश्चन में पूछा है कि मेरे पास 5 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स बन सकते हैं कि वो क्या हो जाए, मेरे 3 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, अब 3 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन ये है कि कोई भी नंबर 3 से तब डिविजिबल होगा जब सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ दैट नंबर विल बी अ मल्टीपल ऑफ 3। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 12 लूँ तो 1 + 2 करने पे मुझे 3 आता है, दैट इज इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, अब 5 डिजिट्स है ना, एक कॉमन लॉजिक हम लोग इधर यूज करते हैं, एवरी नंबर कैन बी expressed as either of the form, that is 3n, 3n - 1 और 3n - 2। आप कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो, कोई भी नंबर उठा लो, आप उसको सिर्फ 3 फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हो, या तो वो 3n होगा, या तो 3n - 1 होगा, या तो 3n - 2 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा नंबर 3 है तो मैं उसको क्या लिखूंगा, 3 × 1। ठीक है, अगर मेरा नंबर 5 है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 3 × 2 - 1, तो 6 - 1 = 5। अगर मेरा नंबर 4 है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 × 2 6 - 2 विच इज 4। तो अगर मैं ये जो मेरे पास गिवन नंबर है उसमें मैं क्लासीफाई करूँ कि मेरे पास 3n टाइप के नंबर कितने, मतलब 3 के मल्टीपल्स कितने हैं, तो वो होगा मेरा एक 0, एक 3 और एक होगा मेरे पास 6। 3n - 1 के टाइप के नंबर है क्या हमारे पास, तो इधर देखेंगे तो हमारे पास 3n - 1 टाइप के नंबर नहीं है। 3n माइनस कैसे हो सकता है, 5 हो जाए, ऐसा 8 हो जाए, वैसे तो वैसे नंबर्स नहीं है। दूसरा टाइप का जो नंबर है वो है 3n - 2। तो वो कौन कौन सा, एक है 1 4 एंड एक है 7। अगर आप इसको देखो तो मैं 3 × 1 = 3 - 2 लिख सकता हूँ, 3 × 2 = 6 - 2 लिख सकता हूँ, 3 × 3 = 9 - 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, कंडीशन ये है कि मुझे 5 डिजिट बनाने हैं। ठीक है, मुझे 5 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं और मुझे क्या करना है कि इन सारे नंबर्स लेकर ही मुझे बनाना है। तो अब मैं कैसे चूज कर सकता हूँ, मुझे एटलीस्ट 5 नंबर्स तो चूज करने ही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसमें चूज, देखते हैं। अगर मैं इसमें से तीनों चूज कर लूँ, जैसे कि अगर मैंने इधर पे 0 भी ले लिया, 3 भी ले लिया एंड 6 भी ले लिया, एंड मैं इसमें से सिर्फ 2 चूज करूँ, तो आप एग्जाम्पल ले लो, 3 + 6 = 9, 9 + 0 = 0, 9 हो गया, 3 + 6 = 9, 9 + 0 = 9, 9 + 1 = 10, 10 + 4 = 14। तो अगर मैं ऊपर में से 3 ले रहा हूँ, नीचे में से 2 ले रहा हूँ, तो जो मेरा नंबर बन रहा है वो मल्टीपल नहीं है 3 का। तो आप इसको ऐसे देखो कि मैं इस वाले पार्ट में से, इस वाले पार्ट में से, बॉटम वाले पार्ट में से मैं 3 नंबर चूज करूंगा,
एंड इस टॉप वाले पार्ट में से मैं 2 नंबर चूज करूंगा, तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो अगर मैं जनरल फॉर्मूला देखता हूँ तो ये हो गया 2 × 3n, एंड इधर हो जाएगा 3 × 3n - 2, क्योंकि मैंने इधर से 3 सिलेक्ट किए, यहाँ से 2। अब देखो दोनों में 3 कॉमन है, तो ये क्या मेरे पास बचेगा 2 + 3n - 2। तो ये जो मेरा गिवन नंबर बन रहा है ना, वो 3 का मल्टीपल है। तो एक ही केस पॉसिबल है कि मैं नीचे वाले में से 3 नंबर सिलेक्ट करूं एंड ऊपर वाले कंडीशंस में से मैं 2 सिलेक्ट करूं। तो वो कैसे केस हो सकते हैं कि मैं नीचे से 3 सिलेक्ट करूं एंड ऊपर से मैं 2 सिलेक्ट करूं? तो हम लोग चूज कर सकते हैं। पहला केस तो ये होगा कि मुझे 1, 4, 7 लेना पड़ेगा, एंड ऊपर में से 2 लेना है ना, तो हम लोग 0 एंड 3 ले लेंगे। ठीक है। दूसरा केस ये होगा कि मैं नीचे में से 1, 4, 7 ले लूं एंड ऊपर में से 3 और 6 ले लूं। तीसरा केस ये होगा कि मैं नीचे में से 1, 4, 7 ले लूं और ऊपर में से 0 और 6 ले लूं। यही मेरे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, और किसी तरीके से मैं ऐसा नंबर नहीं बना सकता कि जिससे मेरा 3 से डिविजिबल हो जाए वो। अभी मेरे पास 5 डिजिट्स हो गए। अब इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं कि मेरे पास कितने 5 डिजिट। ठीक है, तो ये हमारे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। अब इसको हम लोग अगर अरेंज करेंगे तो 5 डिजिट है, तो कैसे करेंगे? अच्छा इधर देखो एक 0 है ना, तो 0 को कभी मैं इधर तो प्लेस कर नहीं सकता, तो आउट ऑफ 5 मेरे पास सिर्फ 4 ऑप्शन है फर्स्ट डिजिट को फिल करने के। सेकंड जगह पर 0 आ सकता है ना, तो मैंने एक डिजिट इधर ऑलरेडी फर्स्ट में फिल किया हुआ है, तो मेरे पास 4 ऑप्शन है, तो सेकंड डिजिट पे मैं 4 तरीके से फिल कर सकता हूँ। मैंने 2 अब तक यूज कर लिए हैं, तो थर्ड जगह पे 3 तरीके से, यहाँ पर 2 तरीके से एंड यहाँ पर 1 तरीके से। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 96। सेम गोज फॉर दिस। अब इधर देखो 4, 5, मेरे पास 5 नंबर है लेकिन इसमें 0 नहीं है, तो आउट ऑफ 5 आई कैन प्लेस एनी वन ओवर हियर। एंड सेकंड में मैंने एक यूज कर लिया है पहले फिल करने के लिए, तो इधर पे 4 ऑप्शन है, 3 है, 2 है एंड 1 है। तो 23 × 60, 2 × 120। ठीक है। एंड लास्ट ये वाला केस है, इसमें हम देखेंगे कि मेरे पास एक 0 है, तो 0 फर्स्ट जगह पर नहीं आ सकता, तो इधर पे मेरे पास सिर्फ 4 ऑप्शन है। ठीक है। अब मैंने 5 में से एक यूज कर लिया है, मेरे पास 4 ऑप्शन है, एंड 0 सेकंड जगह पर आ सकता है, तो 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 1 ऑप्शन। तो इधर पर हमारे पास कितने वेस है? 96। तो अगर हम सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 180, 192, 292 एंड 312। तो सबका जो एडिशन है वो 312 के बराबर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा होगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर हम लोग ने सक्सेसफुली अपना लेक्चर 1 कंप्लीट कर लिया है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। एंड कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे, एनसीआर क्या होता है, एनपीआर क्या होता है, राउंड टेबल के बारे में भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया। आगे और भी काफी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, बंडल मेथड आएगा, गैप मेथड आएगा, पार्टीशन मेथड आएंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए एंड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वापस से कंटिन्यू करेंगे पीएनसी।